हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उस पे लिखा हुआ है आधुनिक भारत का इतिहास और उसके बगल में लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम बुक। जैसा कि आप सबको पता है, आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, चाहे यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, यूकेपीएससी का हो, आरओ या जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो रामबाण बुक होती है, वो होती है आपकी स्पेक्ट्रम की। तो हम आपको करने वाले हैं स्पेक्ट्रम की बुक, और उसमें भी मैं आपको पूरी बुक नहीं कराऊंगा क्योंकि वो बुक बहुत लेंदी होती है अपने आप में। आप सब ने देखा होगा कि इस स्पेक्ट्रम की बुक में लास्ट में परिशिष्ट में कम से कम 70 से 80 पेजेज में एक सारणियाँ दी होती। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी सार होता है और जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो सब उसी सारणी में दिया होता है। और उसके भी लगभग 10-12 चैप्टर होते हैं। उन कंप्लीट चैप्टर्स को हम इस वीडियो में, मतलब नहीं, एक एक चैप्टर वाइज वीडियोस के माध्यम से करने वाले हैं, ठीक है। और ये रही उसकी जो स्पेक्ट्रम की संशोधित संस्करण है, जो कि लेटेस्ट वाली बुक है। इसी बुक से हम इसको कराने वाले हैं, ठीक है। और ये रहे पूरा जो परिशिष्ट वाले चैप्टर होते हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। कुल यहाँ पे 15 चैप्टर हैं, ठीक है। इन 15 के 15 चैप्टर्स को हम करेंगे। पहला हमारा है विशिष्ट आंदोलनों से संबंधित व्यक्तित्व। तो ये कंप्लीट भारत में जितने भी आंदोलन हुए हैं, ठीक है, आज़ादी से पहले से लेकर के सारे और अभी तक के सारे आंदोलनों को कवर करेंगे। फिर हम जब गवर्नर जनरल एवं वायसराय को देखेंगे, उसके शासनकाल की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे। भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया पर नजर डालेंगे। आधुनिक भारत के प्रसिद्ध अभियोग और केसों को पढ़ेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखेंगे, ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशन को पढ़ेंगे। जातीय आंदोलन, कृषक आंदोलन, ब्रिटिश शासनकाल के प्रमुख कानून, ब्रिटिश शासनकाल के प्रमुख शिष्टमंडल और ब्रिटिश काल में विदेशों पर अधिकार, भारतीय क्रांतिकारी संगठन, समाचार पत्र एवं जर्नल्स, आधुनिक भारत में अकाल आयोग और समितियां जो थी वो, और ब्रिटिश शासनकाल में अर्थव्यवस्था एवं वित्त संबंधी जो आयोग एवं समितियां थी उनको कवर करने वाले। तो ये कंप्लीट हम 15 टॉपिक को कवर करेंगे। और मुझे लगता है मॉडर्न इंडिया में जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बनती है वो सब यहीं से बनती है। और मोस्टली जो भी लोग यूट्यूब पे कराते हैं वो सब स्पेक्ट्रम की पूरी बुक कराते हैं। इनको लोग छुड़वा देते हैं, लेकिन आपके जो खासकर पीसीएस, आरओ वगैरह के एग्ज़ाम में और वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं, उनमें यहीं से सवाल बनते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो इतना मैंने आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे दी कि हम इसमें क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, आज हम इसको पहला चैप्टर से ना लेकर, क्योंकि वो व्यक्तियों से संबंधित है, आज इसमें हम तीसरा चैप्टर आपको कराएंगे, भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया पर एक नज़र। तो हम कंप्लीट जितने भी एक्ट या कानून वगैरह ब्रिटिश शासनकाल में बने थे, उन कंप्लीट एक्ट्स को देखेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। और उसके बाद हम एक एक करके बाकी सारे 15 चैप्टर मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए वहाँ चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर हो गया, भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया पर एक नज़र। तो हम कंप्लीट संवैधानिक जो विकास हुआ भारत में, कैसे कैसे भारत का संविधान बना, उससे पहले कौन कौन से एक्ट में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या उसके संबंधित प्रावधान थे, यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम आज कवर करने वाले, ठीक है। और तो ये हमारी एक नई श्रृंखला, आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी, ठीक है। और इसके अतिरिक्त हमारे इस चैनल पे MCQs कराए जा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो उसमें हम पहले पॉलिटी की कोई MCQs करा रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी MCQs सॉल्व करना, तो वो भी आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जा करके वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अब हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें जो भी मेन बातें होंगी सारी इंपॉर्टेंट इसमें लिखी हुई हैं, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि स्पेक्ट्रम की बुक्स मोर देन सफिशियंट होती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। इसमें पहला पॉइंट ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन के संसद का नियंत्रण स्थापित हुआ। स्थापित नहीं हुआ, स्थापित होने की शुरुआत हुई। तो हुआ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। कुछ विशेष मामलों में बम्बई एवं मद्रास की प्रेसिडेंटियों को बंगाल की प्रेसिडेंटी के अधीन कर दिया गया। बंगाल का बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना हुई और फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इतनी बातें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में था, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके अतिरिक्त बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और बम्बई और मद्रास को बंगाल प्रेसिडेंटी के अधीन कर दिया गया। ये सारी बातें इसके बारे में थी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अब इस एक्ट के बारे में कुछ बातें और हैं जो कि इसमें दी गई, उसको भी देख लेते हैं कि इस एक्ट ने ब्रिटिश भारत में एकल यूनिटरी टाइप की सरकार की स्थापना की नींव रखी।
लॉर्ड नॉर्थ के अनुसार इस एक्ट का प्रत्येक अनुच्छेद इस प्रकार बनाया गया था कि वह कंपनी के मामलों को ठोस, सुस्पष्ट एवं निर्णायक स्वरूप प्रदान कर सके। बर्क के अनुसार रेगुलेटिंग एक्ट राष्ट्रीय अधिकारों, राष्ट्रीय आस्था और राष्ट्रीय न्याय का उल्लंघन था। ठीक है, ये दो विचारकों के अनुसार इस एक्ट के बारे में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो एक्ट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये इंपॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या किया गया, कंपनी की सरकार पर ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ गया, यानी कि ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की शुरुआत 1773 वाले एक्ट से हुई थी और उस पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से। भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल और उनके 4 के स्थान पर 3 सदस्यों वाली परिषद के हाथों में दे दिया गया। परिषद में अब सदस्य जो है वो 4 से घटा के 3 कर दिए गए। भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश का नाम दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी के अधिकृत क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश के अधिकृत क्षेत्र कब कहा गया, तो वो कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, बम्बई और मद्रास में गवर्नरों की सहायता के लिए 3-3 सदस्यीय काउंसिलें बनाई गई। सर कार्टनी इल्बर्ट ने इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, ठीक, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स को नियंत्रित करना था। इस प्रकार शासन की ही दोहरी प्रणाली एक कंपनी द्वारा और दूसरी संसदीय बोर्ड द्वारा बना दी गई। निरीक्षण एवं प्रतिनिरीक्षण की व्यवस्था 1858 तक चली थी। इस बात को कहने का मतलब ये था, ठीक है, कि इसमें 2 लोग इस पर शासन चलाएंगे, ठीक, एक कंपनी और एक दूसरी संसदीय बोर्ड जो कि इस पर नियंत्रण रखेगा। नेक्स्ट हमारा है 1813 का चार्टर्ड एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया। भारतीय व्यापार सभी व्यापारियों के लिए खोल दिए गए। ठीक है, हालांकि इसमें वो चाय के व्यापार को छीना गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी सारे का अधिकार कंपनी से छीने गए थे। और ईसाई मिशनरियों को भारत में जाकर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की आज्ञा भी इसी एक्ट के तहत दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1813 में चाय और चीन को छोड़ करके किया गया था और इसमें कंप्लीट एकाधिकार समाप्त किया गया। नेक्स्ट है कि कंपनी के ऋणों की जिम्मेदारी भारत सरकार ने अपने ऊपर ले ली। कंपनी के किसी पद पर नियुक्ति के लिए सभी भारतीयों से समानता के आधार पर व्यवहार करने की बात की गई थी। ठीक है, अब इसके बारे में लॉर्ड मॉरेल ने क्या कहा था वो देख लेते हैं। इन्होंने कहा था कि यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1909 तक पास किए गए अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण था। आजकल जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो रहा है या यूपीएससी के, उसमें इनके अनुसार किस अधिनियम या किस कानून के बारे में किस विचारक ने क्या विचार रखे वो भी पूछा जाने लगा है, तो इनको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा है 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या है कि ब्रिटिश संसद को अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी समय कंपनी से भारत का शासन अपनी इच्छानुसार वापस ले सकती है। भारतीय सिविल सेवा सभी के लिए खोल दी गई। ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सिविल सेवा वाला किस एक्ट के तहत हुआ था, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। पहली बार व्यवस्थापिकाओं को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने अनुरूप नियमों का निर्माण कर सकें। अगला है हमारा 1858 का अधिनियम। इसमें भारत का शासन कंपनी के हाथों में से ब्रिटिश ताज ने ले लिया। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई, ये भी पूछा जाता है, और अब वह भारत में ताज क्राउन का प्रतिनिधि हो गया। भारत सचिव तथा भारत परिषद की स्थापना इसी एक्ट के माध्यम से की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इससे जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है वो पूछा जाता है अध्यादेश की शुरुआत यहीं से हुई थी। इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लोग याद रखेंगे। और पॉइंट क्या है कि केंद्र प्रेसिडेंसियों एवं प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना इसी एक्ट के माध्यम से की गई। काउंसिलों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों के आकार एवं कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया। व्यवस्थापिकाओं सभा के सदस्यों को निश्चित दशाओं के अंतर्गत बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया। परिषद के सभी सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि बजट पर एक तो विचार विमर्श का अधिकार दे दिया गया, ये जो भारतीय सदस्य थे उनकी बात हो रही, और परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। कहाँ से? 1852 के एक्ट के तहत। आप देख पा रहे हैं धीमे धीमे भारतीय लोगों की हिस्सेदारी कानून निर्माण में बढ़ रही है। अब अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है हमारा मॉर्ले मिंटो सुधार, या जिसको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 बोलते हैं।
इसमें भारतीय परिषद तथा गवर्नर जनरल की कार्यप्रणाली में भारतीयों की नियुक्ति का प्रथम बार प्रावधान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अगली बार, परिषदों को पहली बार विधान परिषदों की संज्ञा दी गई। पहली बार विधान परिषद शब्द का जिक्र इसी में हुआ। और मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक मताधिकार की स्थापना की गई। इसीलिए इससे ये सवाल बनता है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन या सांप्रदायिकता की शुरुआत की गई, तो इसी एक्ट के तहत की गई थी। ठीक है। और अगला है, परिषदों में गैर सरकारी प्रस्तावों को लाने की प्रक्रिया प्रारंभ। गैर सरकारी मतलब भारतीय लोग, सरकारी लोग माने जाते थे ब्रिटिश लोग। ठीक है, उनके द्वारा लाए गए प्रस्तावों की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। अगला है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919। इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसके तहत क्या था, ये 1909, 1919 और 1935 वाले इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या प्रावधान था कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। प्रांतों के ऊपर केंद्रीय नियंत्रण में कुछ ढीलापन दिया गया। तो ये आपको याद रखना कि प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के एक्ट के तहत लगा। केंद्रीय व्यवस्थापिका को 2 सदनों में विभक्त कर दिया गया, भारतीय विधानसभा और भारतीय राज्य परिषद। प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों और यूरोपियों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो जो मॉर्लेमेंटो एक्ट के तहत मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व था, पृथक निर्वाचन, उसको 1919 में बढ़ाया गया सिख, आंग्ल भारतीय, ईसाई और यूरोपियों के लिए। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट बातें 1919 के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये थी कि भारतीय संघ की स्थापना, जिसको अखिल भारतीय संघ बोलते हैं, इसी के द्वारा स्थापित किया गया था। एवं प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया गया। ठीक है, यानी कि प्रांतों को से द्वैध शासन अब हटा दिया गया और उसको केंद्र में लागू कर दिया गया। शासन के संपूर्ण विषयों को 3 भागों, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती भागों में बांटा गया। संघ सरकार के लिए द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। प्रांत से द्वैध शासन हटाया गया जो 1919 में लागू हुआ था। संघीय न्यायालय और केंद्रीय बैंक की स्थापना भी की गई। अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें क्या था कि ब्रिटिश संसद की उत्तरदायित्वता एवं प्रभुत्ता की समाप्ति की गई। डोमिनियन व्यवस्थापिकाएं संप्रभुता संपन्न बन गईं। गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नर संवैधानिक प्रमुख बन गए। ब्रिटिश सम्राट की देशी राज्यों से सर्वोच्च सत्ता समाप्त हो गई। 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राज्यों का निर्माण का प्रावधान किया गया और ब्रिटिश सम्राट की भारत सम्राट की उपाधि जो है वो समाप्त हो गई। ठीक है, तो ये हमने आज़ादी का 1947 वाला अधिनियम देख लिया। और इस प्रकार हमारा कंप्लीट जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के एक्ट वगैरह थे वो सब देख लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है यहाँ से। और मेनली मैं आपको परिशिष्ट वाला करा रहा हूँ जो कि आपके स्पेक्ट्रम में लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा मिलेगी और आपके एग्जाम में यूपीपीसी आरओ वगैरह में और यहाँ तक यूपीएससी में भी यहाँ से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे स्टेटमेंट बनते हैं। अब तो यूपीपीसीएस और आरओ में भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनने लगे, तो यहाँ से पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। ठीक है, और इसमें टोटल 15 चैप्टर है, मैंने आपको शुरुआत में बताया। मैं इनको कंप्लीट चैप्टर्स को कराऊंगा। ये हमारा तीसरा चैप्टर हमने लिया था। पहले हमको ये मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, उसकी व्यक्तियों वाला जब मैं बाकी सारे करा दूंगा फिर मैं आपको संपूर्ण जितने भी व्यक्ति इंपॉर्टेंट हुए आंदोलन में उन सबको कराऊंगा, पहला वाला जो चैप्टर है। ठीक है, और ऐसे करते हुए हम 15 के 15 लेक्चर में 15 के 15 हम इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपने पॉलिटी के एमसीक्यूज नहीं देखे, वो सीरीज भी मेरी चल रही है, उसको भी आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये श्रृंखला कैसी है, और ताकि मुझे पता चले कि मैं ठीक करा रहा हूँ या नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग वीडियो को देखते चलिए और एंड तक जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।